हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हम सीखते हैं रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी चैप्टर में नहीं, ये पूरी फिजिक्स में कहीं कहीं आप देखोगे, आप 12th में भी जाएं या 11th में भी जाएं, ये एक हेडिंग होती है जो आपको याद होनी चाहिए। इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं COLM। तो बहुत बार मैं यूज करता हूँ COLM। उसका मतलब होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और हिंदी में हम बात करें तो होता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि कणों के निकाय के लिए जो हम न्यूटन साहब का नियम लेके आए थे, वो क्या लेके आए थे? वो लेके आए थे F एक्सटर्नल बराबर dP ऑफ सिस्टम बटा dt। ये लेके आए थे हमने आपको बताया था कि अगर कणों का निकाय है तो उसमें जब F बराबर dP बाई dt लगाते हैं तो उसमें जो F होता है वो एक्सटर्नल वाला होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य बल लिखते हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया था बेटा कि दो तरह के बल हम काम में ले सकते हैं, बाह्य बल और आंतरिक बल। जो बाह्य बल होते हैं उन सब में क्या होता है? उन सब में वो बल होते हैं जो उस सिस्टम के बाहर से लग रहे हैं और उनके क्रिया प्रतिक्रिया युग्म सिस्टम के अंदर ना हो, और जो बल सिस्टम के अंदर इस प्रकार से हों कि उनका क्रिया प्रतिक्रिया युग्म सिस्टम के भीतर ही हो, उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक बल। तो यहाँ पर है F बाह्य बल बराबर dP सिस्टम बटे dt, मतलब पूरे संवेग, पूरा सिस्टम के संवेग में परिवर्तन बटे dt। अब यदि मान लो F एक्सटर्नल 0 हो, मतलब बाह्य बल अगर शून्य हो, मतलब F एक्सटर्नल बराबर 0। अब अगर बेटा F एक्सटर्नल 0 होगा तो क्या होगा? F एक्सटर्नल अगर 0 हो तो क्या होगा? वो सिंपल सी बात है, dP ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? 0। भाई अगर ये टर्म 0 हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0 बराबर dP सिस्टम बटे dt। अब अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? dP सिस्टम बराबर 0, और हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? dP सिस्टम बराबर 0। आप चाहे तो यहाँ पर वेक्टर भी लगा सकते हैं कि dP सिस्टम बराबर 0 वेक्टर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परिवर्तन पूरे संवेग में जो होगा सिस्टम का वो 0 होना चाहिए। अब अगर परिवर्तन संवेग का 0 है तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि P सिस्टम बराबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। भाई अगर मान लो संवेग में परिवर्तन ही नहीं है तो संवेग क्या रहा? संवेग नियत रहा। भाई अगर आप समझे कि आपके पास 5 रुपए हैं और मैं बोलूं कि आपके अंदर जो पैसे हैं उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं रहा, तो आपके पास अमाउंट 5 रुपए ही रहेगी। तो वैसे ही अगर संवेग में परिवर्तन 0 है तो संवेग नियत हो गया, मतलब सिस्टम का जो संवेग होता है वो नियत होता है। और हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक सिस्टम का संवेग, जिसे हम इनिशियल संवेग बोल रहे हैं, वो बराबर हो जाता है फाइनल संवेग के। और यही है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगर हम दो कणों के लिए बात करें, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब केवल द्विकण निकाय के लिए बात करें कि अगर मान लो सिस्टम में केवल 2 कण हो तो हम कह सकते हैं कि 2 ही कण होंगे। तो P1 प्लस P2 इनिशियली, मतलब प्रारंभिक में P1 प्लस P2 जो होगा वो बराबर होना चाहिए अंत में P1 प्लस P2 के। मतलब प्रारंभिक में P1 प्लस P2 का जो सम है वो बराबर होना चाहिए लास्ट में भी, या फिर अंतिम P1 प्लस P2 के वेक्टर सम के सदिश योगफल के बराबर। तो यही सिद्धांत है। तो इसे अगर थ्योरेटिकल लिखें तो इस तरीके से है कि कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग एक ऐसे समय अंतराल में संरक्षित होगा जिसमें बाह्य बल शून्य हो। तो लाइन वही हो गई कि अगर पूरे सिस्टम पर कोई बाह्य बल शून्य है और हम कहें जिस दिशा में बाह्य बल शून्य है उस दिशा में निकाय का संवेग संरक्षित होता है। और अगर 2 कण है तो हम बोल सकते हैं दोनों कणों का प्रारंभिक संवेगों का योगफल बराबर दोनों कणों के अंतिम संवेगों का योगफल होगा। आगे देखें। अब उसी के बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, वो किस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पलों में हम लगाएंगे वो हम देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे एक्सटर्नल बल 0 है तो हम यहाँ पर इस COLM का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है बंदूक से गोली चलाना। आप सबने देखा है बेटा, फिल्मों में भी देखा है, और आप में से कई ने रियल में भी देखा होगा कि बंदूक जो होती है, बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो उसमें कैसी कहानी होती है वो हम देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो हमारे पास एक कोई सिस्टम है बेटा, ये गन है और ये बुलेट है। इनिशियली क्या था बेटा कि जो ये बुलेट थी वो इस गन के अंदर ही थी और पूरा सिस्टम रेस्ट पे था। भाई मान लो कोई मैं ऐसा गन लेके खड़ा था जिसके अंदर पहले से ही बुलेट थी, तो ये इनिशियल निकाय है किसका? गन और बुलेट का, जिसमें गन के अंदर बुलेट है। अब मैंने ट्रिगर दबाया, जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया होगा, ट्रिगर दबाने से क्या हुआ होगा? मैं कह सकता हूं कि ट्रिगर दबाने से इस बुलेट पर
एक बल लगा होगा कहाँ, आगे की दिशा में एक बल लगा होगा F, और उस बल की हेल्प से या उस बल की बदौलत इसके संवेग था इनिशियली 0 था, वो बढ़ के बाद में हो गया m इंटू बी। ध्यान रहे जो छोटा m है वो बुलेट का है, गोली का द्रव्यमान है, और जो छोटा वेग है वो गोली की वेग है। उसी प्रकार से जो बड़ा m है वो बंदूक का वेग है, बंदूक का मास है, और जो v है वो बंदूक का वेग है। तो देखा हमने कि जैसे ही ये ट्रिगर दबाया गया तो इस बुलेट के ऊपर आगे की दिशा में एक बल लगा, जिस बल की सहायता से ये बुलेट आगे गई किसी स्मॉल v चाल से। हम जानते हैं हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो इसकी प्रतिक्रिया युग्म के कारण इस गन पर एक फोर्स लगा होगा पीछे F उतने ही परिमाण का। हम कह सकते हैं उतने ही परिमाण का F इस बुलेट ये इस गन पर भी लगा होगा। इस गन पर अगर पीछे की तरफ एक बल लगा होगा तो इस गन पर जो संवेग आया होगा वो विपरीत दिशा में आया होगा। तो मैंने मान लिया कि जो गन है वो विपरीत दिशा में चलने लग गई है किसी बड़े v की चाल से। तो हुआ क्या, जैसे मैंने ट्रिगर दबाया गन तो गई पीछे और बुलेट गई आगे। क्यों गई होगी बुलेट आगे? कोई आपसे पूछे कि बुलेट आगे क्यों गई, तो सिंपल सी बात है कि जब ट्रिगर दबाया तो इस बुलेट पर फोर्स आगे लगा, बल आगे लगा, इसलिए बुलेट आगे गई। और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए जो गन है गन पर बल पीछे लगा तो गन पीछे चली गई। अब अगर हम बात करें कि बेटा निकाय माने, अगर केवल इस बुलेट को ही निकाय माना जाए, मतलब ध्यान देना अगर मैं इस बुलेट को एक निकाय मानूं, ठीक है, इसको क्या मान लिया एक निकाय, केवल किसको माना है, ओनली बुलेट। अगर बुलेट को मैं निकाय मानूंगा तो मैं बोलूँगा क्या इस बुलेट पर, इस बुलेट के निकाय पर बाह्य बल है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, ये बाह्य बल इसके लिए रहेगा। जो ट्रिगर से बल लगाया है वो केवल बुलेट के निकाय के लिए एक बाह्य बल होगा, और अगर बाह्य बल है मतलब फोर्स है, और अगर बल है तो संवेग में परिवर्तन होगा। इसके फलस्वरूप ही तो इस बुलेट का इनिशियल संवेग था 0 और फाइनल संवेग हो गया है mv। तो वही लिखा हुआ है कि यदि गोली निकाय हो, यदि गोली को ही केवल निकाय माने तो ट्रिगर द्वारा लगाया गया बल बाह्य बल है, अतः गोली का रेखीय संवेग 0 से mv तक परिवर्तित होगा। अगर आप इस बुलेट की बात करें बेटा, तो इस बुलेट की बात करें तो बुलेट का इनिशियल जो था वो तो था बेटा 0 एंड फाइनल जो आया वो आ गया mv। तो उसका केवल बुलेट का तो संवेग परिवर्तन हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर एक बाह्य बल आरोपित है। तो वही है, अतः गोली का रेखीय संवेग 0 से mv तक परिवर्तित होगा। इस घटना में रेखीय संवेग संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता है। हम नहीं कह रहे कि यहाँ पर COLM नहीं लगा है या COLM का कोई कंडीशन यहाँ पर प्रयुक्त नहीं हुई है या यहाँ पर उसका उल्लंघन हुआ है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम बाह्य बल की अनुपस्थिति में ही लागू होता है। कुल मिला के बात यही है कि COLM लगता ही कब है बेटा, जब बाह्य बल शून्य हो। परंतु अगर आपने केवल बुलेट को निकाय माना है तो बाह्य बल तो है जो ट्रिगर ने लगाया है। तो किसी बच्चे ने कहा सर आप छोड़ो बुलेट को, आप गन की चर्चा करो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब अगर मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप समझे हो बात को मेरी को, कि अगर मैं केवल इस गन को भी निकाय बना लूं, ठीक है, मैंने इस गन को एक निकाय बना लिया, ये लो निकाय, और मैंने लिख दिया निकाय केवल किसको बनाया है, ओनली गन। अब अगर ओनली गन को निकाय बनाएंगे तो जरा देखें, तो इस गन की चर्चा करें तो गन पर भी क्या कोई बाह्य बल है? तो आप बोलोगे यस सर बाह्य बल है। किसका? इस ट्रिगर का। जो ट्रिगर का प्रतिक्रिया युग्म आया होगा वो इस गन पर पीछे आया था, अर्थात ये गन कहां जाएगी? पीछे। बिल्कुल सही बात है। तभी तो इस गन का भी तो इनिशियल जो संवेग था वो 0 था और फाइनल संवेग जो था वो हो गया कैपिटल M इंटू V। तो इस खाली गन का भी संवेग परिवर्तित हुआ। क्यों? क्योंकि इस गन पर भी एक बाह्य बल आरोपित था। इस बुलेट का भी संवेग परिवर्तित हुआ। क्यों? क्योंकि इस केवल बुलेट के निकाय पर भी एक बाह्य बल आरोपित था। अब कहानी आती है कि सर एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों को अलग अलग मान रहे हैं तो बाह्य बल है, परंतु अगर दोनों को मिला के
बंदूक प्लस गोली दोनों को मिला के अगर निकाय बना लें तो क्या होगा। तो आगे वही है कि अगर मैं बेटा इन दोनों को मिला के ही एक निकाय बना लूं, सिंगल सिस्टम, दोनों को ही सिंगल सिस्टम बना दिया, कौन कौन को, गन को और बुलेट को, तो क्या हुआ होगा बेटा, जो बल लग रहा था दोनों के मध्य, जो ट्रिगर का बल लग रहा था वो बल क्या था, सिंपल, वो सिंपल बल था इस पर आगे F और इस पर वो F पीछे। ये जो F है ये क्या बन गया, आंतरिक बल बन गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि बल F बल आंतरिक बन गया। आंतरिक बन गया, क्यों बन गया आंतरिक बेटा, आंतरिक इसलिए बन गया क्योंकि अगर किसी बल का क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, किसी बल का क्रिया प्रतिक्रिया युग्म निकाय के ही भीतर हो तो वो बल आंतरिक बल बन जाता है। यहां अगर बात करें F किसने लगाया होगा, हम बोल सकते हैं ये F है गन पर बुलेट द्वारा फोर्स, और ये F जो है ये वाला जो बुलेट पे लगा है वो क्या है, बुलेट पर गन द्वारा फोर्स। तो ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया, इसलिए अब दोनों को मान लिए तो हम कह सकते हैं कि कोई बाह्य बल नहीं है, नो F एक्सटर्नल, कोई बाह्य बल नहीं है, तो अब संवेग संरक्षित हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि यदि गोली तथा बंदूक दोनों एक निकाय हो, यदि गोली तथा बंदूक एक ही निकाय हो तो ट्रिगर द्वारा लगाया गया बल आंतरिक बल है। अतः निकाय का कुल संवेग में कौन कौन आ गए, बुलेट का संवेग और बंदूक का संवेग, कुल संवेग बराबर Pb प्लस Pg क्या रहने वाला है, नियत। ये Pb जो है बेटा ये B4 बुलेट, ये बुलेट का संवेग है, और G4 है ये गन का संवेग है। तो गन और बुलेट दोनों का संवेग सदिश के साथ नियत रहेगा। तो वही लिखा हुआ है बेटा। और ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रिगर द्वारा लगाया गया बल आंतरिक बन गया। तो हम समझ गए हैं बेटा कि निकाय किसको मानना चाहिए था, निकाय गन प्लस बुलेट को मानना चाहिए था, और गन प्लस बुलेट को निकाय मानने पर उनके बीच लगने वाला बल आंतरिक बन गया। तो अब उस पूरे घटना में या पूरे निकाय के लिए हम संवेग संरक्षित कर सकते हैं, अर्थात Pb प्लस Pg इनिशियली बराबर Pb प्लस Pg फाइनल। तो आगे वही है। अब कहानी लिख रहा है कि प्रारंभ में बंदूक तथा गोली दोनों विराम अवस्था में थी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बंदूक स्टार्ट हो रही थी तो बंदूक के अंदर ही क्या था बेटा, बुलेट थी। तो प्रारंभिक अवस्था में बंदूक और बुलेट दोनों ही विराम अवस्था में है, तो दोनों का इनिशियल संवेग कितना हो जाएगा, Pb प्लस Pg बराबर 0। अब बात करें फिर है कि यहां से देखें तो क्या आ गया बेटा, Pg बराबर आ गया माइनस ऑफ Pb। अब Pg बराबर माइनस ऑफ Pb का मतलब यह है कि गन का संवेग बुलेट के संवेग के विपरीत दिशा में है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई है कि अगर बुलेट आगे जाएगी तो गन इसके विपरीत जाएगी, अर्थात गन पीछे जाएगी। और ये तो हम जानते ही हैं, अरे भाई ये हम जानते हैं कि अगर बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे जाती है। तो यहां से दिख रहा है कि Pg बराबर माइनस Pb से, अतः यदि गोली आगे की ओर संवेग प्राप्त करेगी तो बंदूक समान परिमाण में पीछे की ओर संवेग प्राप्त करेगी। पर समान परिमाण कैसे बोल रहे हैं सर आप, तो देखिए आप अगर आप ध्यान से लिखें तो बेटा ये क्या है, Pg बराबर माइनस ऑफ Pb। अगर मैं परिमाण लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, Pg सदिश बराबर ये हो जाएगा Pb सदिश का परिमाण। मतलब दोनों के, गन के और बुलेट के संवेग के परिमाण बराबर होंगे परंतु उनकी दिशाएं विपरीत होगी। तो आगे इसी में रख दे बेटा कि इनिशियली क्या था, Pb प्लस Pg बराबर 0। अब उसमें अगर रखें यहां पर तो बाद में क्या रहेगा, Mv प्लस Mv। क्यों, क्योंकि बाद में क्या हुआ, इसका मोमेंटम क्या हो गया Mv और इसका क्या हो गया Mv। तो Mv प्लस Mv बराबर क्या रहना चाहिए, 0। तो यहां से v क्या आ गया, माइनस m बाय एम इंटू छोटा v। अगर इसको ध्यान से देखें तो यह आ गया v इक्वल्स टू माइनस छोटा m बटे कैपिटल M इंटू वी वेक्टर। कोई बोले सर ये कैसे आया, तो देखो वही किया बेटा, Pb प्लस Pg बराबर 0 है। अब बुलेट का फाइनल संवेग कितना है, बुलेट का फाइनल संवेग है m इंटू वी, तो m इंटू वी लगा दिया, प्लस
पीजी घन की बात करें, घन का बुलेट संवेग क्या है, m इंटू वी, पीछे वेक्टर के साथ लगाया तो प्लस एम वी सदिश बराबर 0 सदिश, यहां से v क्या निकाल लेके आ गया माइनस एम वी बटे कैपिटल M, और ये माइनस में फिर क्या दिखा दिया कि जो घन का वेग है वो बुलेट के वेग के विपरीत दिशा में होगा, तो वही लिखा हुआ है। अतः गोली आगे की ओर गतिशील होगी, अगर गोली आगे की ओर गतिशील होगी तो बंदूक पीछे की ओर अर्थात प्रतिक्षिप्त होगी। जब बंदूक पीछे की ओर जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉइल वेलोसिटी, और हिंदी में उसे बोलते हैं प्रतिक्षिप्त। इसे अगर मैं बोलूं इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में रिकॉइल। रिकॉइल कई बार आपको देना, कई बार सीधा शब्द लिखा रहता है रिकॉइल स्पीड बताइए, तो आपके लिए वो क्या है, प्रतिक्षिप्त रफ्तार है। तो बंदूक का द्रव्यमान, अब अगर यहां से आप अच्छे से देखें तो आप समझ में आ गए कि जो बंदूक का वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती है बंदूक के द्रव्यमान पे, अर्थात जितना द्रव्यमान बंदूक का होगा उतना कम बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग होगा। सर क्या बोल गए आप? अरे भाई इस लाइन को समझें तो ये क्या है, v समानुपाती, हम केवल परिमाण की बात करूं तो ये हो गया m v बटे कैपिटल M। मतलब अगर कैपिटल M बढ़ेगा, कैपिटल M का मतलब क्या है, बंदूक का द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर बंदूक का द्रव्यमान बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो ये बंदूक की चाल है ये क्या हो जाएगी, घटेगी, और ये टर्म बढ़ेगी। अगर हर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये जो चाल है बंदूक की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि बंदूक का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही कम प्रतिक्षेप वेग भी होगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई है क्या, कि सर जितना बड़ी या जितनी भारी बंदूक होती है उतना कम प्रतिक्षिप्त वेग होता है, अर्थात उतनी कम चाल से बंदूक पीछे जाती है। क्या बंदूक के अकेले का संवेग संरक्षित है? तो मैं बोलूंगा नहीं, केवल बंदूक का संरक्षित नहीं है। बंदूक का प्रारंभ था 0 और बाद में है बड़ा M इंटू वी पीछे। क्या केवल बुलेट का संवेग संरक्षित है? तो आप बोलोगे नहीं सर, बुलेट का इनिशियल संवेग था 0 और फाइनली संवेग था छोटा m इंटू वी आगे की दिशा में। तो सर जब दोनों का ही संवेग बदल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि संवेग संरक्षित है? ये आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर जब दोनों का ही संवेग परिवर्तित हो रहा है तो ये कैसे समझ में आएगा कि संवेग संरक्षित है, संवेग समान है? तो भाई एक एक का समान हो आवश्यकता नहीं है, एक एक को समान रखना कंडीशन नहीं है, दोनों का मिला के संवेग सदिश बराबर, दोनों का मिला के संवेग सदिश अंतिम होना चाहिए। कैसे सर? तो देखो बेटा एक बात समझो, मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई टर्म लिखी हुई है इस तरीके से 0 + 0 बराबर 3 - 3, इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है बेटा। अब ध्यान से देखो, तो मान लो ये है बेटा किसका, ये है मान लो बुलेट और ये है गन, ठीक है, ये बुलेट मान लेते हैं और ये गन मान लेते हैं। मैंने कोई मान ली संवेग की वैल्यू लिखी हुई है, तो खाली बुलेट की बात करें, ठीक है ना, खाली बुलेट का कितना है 0, 0 से कितना हो गया है 3। क्या बुलेट का चेंज हुआ है? हाँ बुलेट का चेंज हुआ है। अच्छा गन की देखें, गन का पहले कितना है 0 और बाद में कितना हो गया है -3। क्या गन का चेंज हुआ है? हाँ। पर अगर दोनों को जोड़ें तो पहले कितना है बेटा, टोटल करें तो 0 है और बाद में भी अगर टोटल करें तो वो कितना है 0। तो संवेग यही कहता है, संवेग संरक्षण यही कहता है कि दोनों को मिला के प्रारंभिक कितना है 0 और अंतिम में भी कितना रहना चाहिए 0। और अगर सदिश के रूप में बात करूं तो 0 सदिश बराबर 0 सदिश। तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि एक एक का संवेग परिवर्तित है परंतु निकाय का संवेग संरक्षित है। अब गतिज ऊर्जा की चर्चा करें तो बड़ा संवेग के बारे में हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है K बराबर p² बटा 2m। आपने वर्क पर एनर्जी में जब गतिज ऊर्जा पढ़ा वहां पे अपने एक संबंध पढ़ा संवेग में और ऊर्जा में कि K बराबर होता है p² बटा 2m, तो वही लिखा हुआ है K बराबर p² बटा 2m तथा Pb बराबर Pg बराबर P। हमें पता है कि दोनों का संवेग का जो परिमाण है वो बराबर है, पर तभी दो टर्म 0 होंगी। अगर भाई इनिशियली दोनों चीज 0 हैं तो अगर एक 4 है तो
तो दूसरा -4 होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो ना, ये दोनों जीरो हैं, तो एक जीरो कैसे हो बाद में, एक 3 तो एक -3। पर दोनों के परिमाण की बात करूं तो दोनों का परिमाण तो कितना है बेटा, 3 और 3 ही है। तो अगर संवेग की बात करूं तो दोनों का संवेग का परिमाण बराबर होगा, और वो मान लिया कितना, p। तो हम बोल सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो समानुपाती किसकी हो गई बेटा, द्रव्यमान की हो गई। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि बंदूक की गतिज ऊर्जा लिखनी होगी तो क्या हो जाएगी, v²/2 इंटू बंदूक का द्रव्यमान। और अगर मान लो मुझे कभी मैं आपसे पूछा गोली की गतिज ऊर्जा लिखो, तो आप लिखते गोली की गतिज ऊर्जा के भी बोल देता हूं, वो क्या बनती, p²/2 इंटू छोटा m। तो यहां से समझ में आ गया कि जिसका जितना ज्यादा मास द्रव्यमान उसकी उतनी कम गतिज ऊर्जा। तो वही तो हम बोलते आ रहे हैं, भारी होती है बेटा क्या, बंदूक भारी होती है, बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इसलिए गोली गतिज ऊर्जा होगी kb बराबर p²/2 इंटू छोटा m। और अगर गन की बात करें तो वो हो जाएगी kg बराबर p²/2 कैपिटल M। अब बेटा इसी पर बेस्ड एक प्रश्न कर लेते हैं। इस प्रश्न से हमें और थोड़ी चीज समझ में आ जाएगी। हमने क्या पढ़ा, मोटे तौर पे हमने यही पढ़ा कि अकेली बॉडी का संवेग परिवर्तित हो सकता है, परंतु निकाय का संवेग सदिश के साथ संरक्षित रहेगा। प्रश्न देखते हैं कि 5 किलो की एक बंदूक से एक 0.1 kg द्रव्यमान की एक गोली 120 मीटर प्रति सेकंड से दागी जाती है। ठीक है भैया, तो द्रव्यमान है बंदूक का, वो दे रखा है 5 किलो, और उससे 0.1 किलो की गोली 120 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागी गई है। तो बताना है, 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्या गोली बंदूक द्वारा किसी बल का अनुभव करेगी, बंदूक की प्रतिक्षेप या रिकॉइल चाल कितनी होगी, कौन अधिक परिमाण का संवेग रखेगा, और बंदूक प्लस गोली के निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो एक एक को करते हैं बेटा। तो मैंने मान लिया कि इस तरीके से एक कच्चा चित्र मान लिया मैंने मान लिया कि हमारे पास एक तरीके से गन है, हालांकि गन जैसी नहीं लग रही है लेकिन मान लेते हैं फिजिक्स में तो एक गन है, ठीक है। और ये हमारे पास बुलेट है। हमने मान लिया कि जब गन से बुलेट अलग हुई तो अलग होने के पश्चात जो बुलेट का वेग हुआ वो हो गया v1 आगे की दिशा में, और जो बंदूक का वेग हुआ वो हो गया v2 विपरीत दिशा में। द्रव्यमान मैंने मान लिया कि m1 द्रव्यमान है गोली का और m2 द्रव्यमान है किसका बेटा, केवल और केवल बंदूक का। तो m1 द्रव्यमान है किसका, हमारे लिए गोली का, और m2 द्रव्यमान है बंदूक का। तो पहला पूछा है, क्या गोली बंदूक द्वारा किसी बल का अनुभव करेगी। तो बताइए आप, क्या करेगी अनुभव। तो आप बोलोगे हाँ। क्यों करेगी, क्योंकि अगर आप गोली को देखें तो गोली पर तो बेटा एक बल लगाई था ना आगे, किसने लगाया था, वो ट्रिगर ने बल लगाया था, यूं कहीं बंदूक ने एक बल लगाया था आगे की ओर, तो बल तो था। और आपको फिर भी फील ना आए तो ऐसा समझो कि पहले इसका मोमेंटम कितना था बेटा, किसका, इसका बुलेट का 0, बाद में कितना हो गया m1 v1। क्या संवेग में परिवर्तन हुआ है। अरे भाई अगर बुलेट की बात करें तो इस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, ठीक है बेटा, इनिशियल कितना है 0, और बुलेट का अगर फाइनल संवेग बात करें तो वो हो गया mv1 सदिश। तो बुलेट की बात करें तो बुलेट का इनिशियली है 0 और बुलेट का फाइनली हो गया mv1। तो क्या बुलेट का संवेग बदला है, हाँ, मतलब बुलेट पर कोई ना कोई बल है। और हम सिंपल लॉजिक से बता सकते हैं कि भाई ट्रिगर का एक फोर्स लगा होगा बुलेट पर, कहाँ, आगे। तो पहले का आंसर क्या आ गया, हाँ। क्यों, क्योंकि संवेग में परिवर्तन है। सेकंड प्रश्न है, बंदूक की प्रतिक्षेप या रिकॉइल चाल बताइए। अब अगर बेटा गन और बुलेट दोनों को ही निकाय माना गया, अगर मान लो मैंने इस पूरे को ही निकाय माना गया होगा तो मैं बोल सकता हूं COLM लगा दो। क्यों लगा दो COLM, क्योंकि इनके बीच लगने वाला जो बल रहा होगा, जो ट्रिगर का बल था बेटा, वो बल कैसे बन गया है, आंतरिक बल बन गया है। ये और ये बल अगर आंतरिक बल बन गए हैं तो हम कह सकते हैं बाह्य बल 0 है, अर्थात दोनों के संवेग का योगफल सदिश के साथ सेम रहेगा। तो वही लिखा कि PB प्लस PG इनिशियली बराबर PB प्लस PG फाइनली। दोनों पहले विरामावस्था में है तो 0 प्लस 0, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर सदिश लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा राइट साइड में भी सदिश है, तो 0 सदिश प्लस 0 सदिश बराबर, अब PB कितना है बेटा, PB मतलब बुलेट का कितना है m1 v1, इसको हमने क्या माना है m1, तो m1 v1 सदिश, तो वो लिख दिया m1 v1 सदिश प्लस बाद में गन का कितना है m2 v2 सदिश। कैसे, गन का हमने कितना माना बेटा द्रव्यमान m2,
और चाल कितनी है v2, तो m2 v2 सदिश, तो यहाँ से v2 कितना आ गया माइनस m1 v1 सदिश बटे m2, ये आ गया मेरे पास v2। तो m1 का मान रख देते हैं, m1 है मेरे पास 0.1 गुणा v1 कितना 120 बटा m2 कितना है 5, सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड। इस माइनस ने क्या बता दिया बेटा, इस माइनस ने बता दिया कि जो गन है उसकी जो रिकॉइल चाल है, या उस कह सकते हैं उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो बुलेट के विपरीत दिशा में होगी। तो इस माइनस ने यही बताया कि अपोजिट टू बुलेट। तो आंसर क्या आ गया माइनस 2.4 मीटर पर सेकेंड, या चाल की बात करूं तो वो हो गई 2.4 मीटर पर सेकेंड। अगर सवाल ने केवल चाल पूछी है तो जो चाल है बेटा वो आ गई मेरे पास 2.4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे हम कर सकते हैं सवाल को। और इसके पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 3 कि कौन अधिक परिमाण का संवेग रखेगा, मतलब किसका परिमाण ज्यादा होगा। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि दोनों का जो परिमाण होगा वो समान होगा। पर किसी ने कहा सर थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, हमें तो आप एग्जाम्पल से समझाइए। तो देखिए बेटा आप निकाल लीजिए, पीबी की बात करें बुलेट की, तो बुलेट का संवेग क्या निकालोगे आप, m1 v1, m1 कितना है 0.1 और v1 कितना है 120, सॉल्व करो कितना आ गया 12 kg मीटर पर सेकेंड। अब घन का निकालो, तो घन के लिए लिखोगे m2 v2, m2 हो गया 5, v2 हो गया 2.4, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब बुलेट का भी संवेग 12 kg मीटर पर सेकेंड और घन का भी संवेग 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो किसका ज्यादा रहा, आप बोलोगे सर दोनों का समान रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा, दोनों का संवेग बराबर होगा। नेक्स्ट है बेटा चौथा कि बंदूक प्लस गोली के निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर बंदूक प्लस गोली दोनों को ही निकाय बनाया तो अंतिम ऊर्जा क्या है, तो अंतिम ऊर्जा क्या होगी बेटा, अंतिम क्या होगी दोनों के लिए, बुलेट की प्लस गन की। तो अगर हम बात करें बेटा बुलेट की तो क्या हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ये किसकी हो जाएगी बेटा गन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम केवल क्या लिख सकते हैं m2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बेटा एक तरीके से m2 है, ठीक है। तो ये हो गया हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ कॉमन ले लें, m1 है 0.1 v1 है 120 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये हो गया 2.4 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 734.4 जूल। मतलब जो निकाय की बंदूक प्लस गोली के निकाय है उसकी जो अंतिम गतिज ऊर्जा हुई वो हो गई 734.4 जूल। अब आप लोगों को सवाल सबके जहन में एक सवाल आना चाहिए बेटा, वो हालांकि आपके बाद में भी आ सकता है कि सर हमने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, मतलब ना कभी किसी ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर आप देखें गन और बंदूक में या गन प्लस बुलेट में बंदूक प्लस गोली में, तो इनिशियली दोनों की गतिज ऊर्जा 0 है। मैंने कहा हाँ यार दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों गतिज ऊर्जा 0 है। परंतु फाइनली जो अंतिम गतिज ऊर्जा आ रही है वो आ रही है 734.4 जूल। मतलब पहले गतिज ऊर्जा 0, बाद में गतिज ऊर्जा 734.4 जूल। तो ये गतिज ऊर्जा आई कहां से, सर ऊर्जा तो ना बनती ना मिटती, तो ये ऊर्जा कहां से आई। और बुलेट हम मान रहे हैं 36 में ही है, तो कैसे बोल सकते हैं कोई गुरुत्वीय विभव ऊर्जा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये ऊर्जा कहां से आ रही है, तो दरअसल में जो ये ऊर्जा मिल रही है वो मिल रही है उस बारूद से जो उस गोली में है बंदूक के साथ जो हमने काम में ली है। मतलब जब हमने ट्रिगर दबाया तो जो बंदूक से गोली निकली उस गोली का जो बारूद है वो रासायनिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी तो अब भी बरकरार है, एनर्जी का जो नियम है वो क्या कि ना बनी है ना मिटी है, बल्कि जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई है बेटा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो नोट में यही लिखा है कि अब बारूद की रासायनिक ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो बेटा अगला एग्जांपल है अपना प्रक्षेप गोली निकाय, जिसे हमने इंग्लिश में बोला है ब्लॉक बुलेट सिस्टम। मतलब कि अगर मान लो कोई ब्लॉक हैंग है, कोई ब्लॉक मैंने लटका रखा है इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से कोई ब्लॉक जो है लटका हुआ है, बुलेट ऐसे आएगी और इसको हिट करेगी, ठीक है। मतलब हम मान रहे हैं कि ब्लॉक जो है वो ब्लॉक रेस्ट पे है और बुलेट इस प्रकार से इसको हिट कर रही है।
अब हिट करने के बाद बेटा दो केस बन सकते हैं कि जब बुलेट इससे टकराएगी तो टकराने के बाद दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये इसी में फंसी रह जाए और फंस के दोनों साथ साथ ऊपर की तरफ जाएं। अभी हम देखेंगे कि दोनों वृत्ताकार गति करेंगे। और दूसरा केस हो सकता है कि ये इससे टकराए और टकराने के बाद ये ऐसे निकल जाए और ये ऊपर वृत्ताकार गति करे। मतलब पहले केस में, अब इसको हम केस बना देते हैं, तो पहला केस हम ले रहे हैं कि जब गोली ब्लॉक में फंसी रह जाती है, मतलब वो वाला केस जो मैंने पहली बार बताया कि अब इस प्रकार से बुलेट इसमें हिट करेगी, हिट करने के बाद दोनों एक ही सिस्टम बनके इस प्रकार से वृत्ताकार गति करेंगे। तो उस केस में किस प्रकार से हम COLM का प्रयोग करेंगे वो हम देखते हैं। तो बेटा इसको समझने के लिए मैंने सीधा एक सवाल ले रखा है, उस सवाल के माध्यम से हम इस थ्योरी को समझ लेंगे। सवाल है कि 100 ग्राम की एक गोली 500 मीटर पर सेकंड की चाल से, कोई 100 ग्राम की एक गोली है जो 500 मीटर पर सेकंड की चाल से 1.9 kg के एक ब्लॉक से टकराती है। चित्रानुसार जैसे चित्र में दिख रहा है आपको कि 1.9 kg का एक ब्लॉक है, कोई गुटका है जो लटका हुआ है और उसमें इस प्रकार से बुलेट टकराती है। जो बुलेट है उसका वेग दे रखा है प्रारंभिक 500 मीटर प्रति सेकंड और बुलेट का द्रव्यमान है 100 ग्राम। बोला गया है टकराती है तथा उसी में फंसी रह जाती है। मतलब फंसी रह गई का मतलब हो गया कि दोनों अब एक ही निकाय बन गए हैं, दोनों अब एक ही बॉडी बन गए हैं। तो किस ऊंचाई तक ब्लॉक उठेगा? तो बताइए कि ब्लॉक किस ऊंचाई तक जाएगा। मतलब क्या कि बेटा घटना के बाद क्या हुआ होगा? घटना के बाद कुछ इस प्रकार हुआ होगा कि ये एक तरीके से बुलेट इसके अंदर आ गई है, ठीक है, और ये बुलेट और ये दोनों इस प्रकार से ऊपर वृत्ताकार गति कर रहे होंगे। और जो ये वृत्ताकार गति करी है इन्होंने, इस वृत्ताकार गति की मुझे हाइट बतानी है कि मैक्सिमम ये कितने ऊपर तक गए होंगे। वृत्ताकार गति क्यों करी होगी बेटा? कि मैं मान लो आप इस प्रकार से इसमें हिट हुआ, अब ऊपर से बंधा हुआ है, ऊपर से बंधा हुआ है तो कहीं जा नहीं सकता, तो ऐसे हिट होगा तो ये ऐसे ऊपर इस प्रकार चढ़ेगा, तो एक प्रकार से क्या गति हो गई? वृत्ताकार गति हो गई है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति है, एक तरीके से ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार गति होगी है, ठीक बात है। तो वही है। अब इसे कैसे करें? तो देखिए बेटा, जब ये बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगी तो इस ब्लॉक पर एक बल लगेगा आगे की ओर, मैं बोल दूं इस ब्लॉक पर एक बल लगेगा आगे की ओर और इस बुलेट पर एक बल लगेगा पीछे की ओर। तो इस बुलेट का वेग थोड़ा कम होगा और इस ब्लॉक का वेग बढ़ेगा। परंतु जो हम करते हैं वही करें, अगर हम दोनों को निकाय मान लें, मतलब अगर मैं इस गन और बुलेट, गन नहीं है यहाँ पर, ब्लॉक और बुलेट को अगर मैं सिस्टम बना दूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये बल लगा है क्षैतिज दिशा में वो क्या हो गया? आंतरिक बल हो गया और क्षैतिज दिशा में कोई भी बाह्य बल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनका मान लो यहाँ पर जो वेग आया होगा दोनों का मिला के बेटा, उस वेग को हम मान लेते हैं, लेट सपोज ये वेग है v, तो इस v के साथ ये ऊपर इस प्रकार से चलेंगे और इस v की हमें क्या निकालनी है बेटा? एक तरीके से v निकालनी पड़ेगी और v निकालने के बाद हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमने दोनों को निकाय माना है तो हम कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में कोई भी बाह्य बल नहीं है, मतलब क्षैतिज दिशा में F एक्सटर्नल बराबर 0। अब अगर क्षैतिज दिशा में F एक्सटर्नल 0 है तो संवेग संरक्षित होगा। संवेग संरक्षित होगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि बेटा मोमेंटम ऑफ बुलेट इनिशियली प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक इनिशियली, ब्लॉक लिख दे इसको, बराबर हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। फाइनल बेटा ये हो जाएगा फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा इनिशियली और ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक इनिशियली बराबर मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक फाइनली। अब रख देते हैं बेटा। अब अगर सिंपल सी वैल्यूज रखें तो मुझे पता है कि बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना है? 100 ग्राम में है ये, तो 100/1000 गुणा स्पीड कितनी है इसकी? 500। ब्लॉक का कितना है? 0 बराबर। बाद में क्या हुआ है बेटा? बाद में बुलेट और ब्लॉक दोनों एक ही सिस्टम बन गए हैं। अगर बुलेट और ब्लॉक दोनों एक ही सिस्टम बन गए हैं तो हम कह सकते हैं कि अब दोनों का मिलके एक ही वो हो गया होगा मास, और मास हो गया 1.9 प्लस 0.1, तो 1.9 प्लस 0.1 हमारे पास हो गया 2 किलो। तो इसलिए हम बाद में जो ले सकते हैं वो सिंपल कर सकते हैं 2 ×
v। कैसे रखा हमने 2v? क्योंकि दोनों एक ही निकाय बन गए हैं। देखिए आप यहाँ पर 1.9 kg का तो ये ब्लॉक है और 0.1 kg की ये बुलेट है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 किलो हो गया। तो जो कंप्लीट निकाय हो गया उसका मास हो गया 2, तो 2 इंटू रफ्तार कितनी मान ली v। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखो 1 2 3, 1 2 और 3, ऊपर बच गया 50 डिवाइड बाई 2, तो वेलोसिटी आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने चाल निकाल ली कि उस चाल से 25 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से ये दोनों वृत्ताकार गति करेंगे। पर सवाल ने तो हमसे ये पूछा है कि कितनी ऊंचाई तक उठेगा, मतलब उसने तो ऊंचाई पूछी है। तो आपने तो एक कंसेप्ट निकाल के केवल चाल निकाली है। तो देखिए बेटा ऊंचाई कैसे पता लगाएंगे, ऊंचाई क्या होगी? तो सिंपल सी बात यह है कि जब गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वो जो हाइट होगी वो सबसे ज्यादा होगी। भाई आप देखिए दोनों एक ही निकाय बन गए हैं, ये एक ही निकाय बनने के बाद इस प्रकार से ऊपर गए, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे इनकी गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी और एक ऐसा क्षण आएगा जब दोनों का वेग 0 हो जाएगा। तो जब दोनों का वेग 0 हो जाएगा तो वो जो ऊंचाई होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको हम लिखते हैं सिंपल COME, अगर COME लगाए तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर जाके क्या बन जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। तो वही लिख देते हैं हाफ mv²। ये क्या बेटा, हाफ mv²। इस मैं लिख दूं हाफ mv² बराबर क्या हो जाएगा, ये mgh। तो इस प्रकार से हाफ इंटू m का मान रख दिया 2, इंटू v का मान कितना रख दिया 25, क्योंकि अभी निकाला v कितना बेटा 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर m हो गया 2, इंटू g का मान 10 और h हाइट हमें निकालनी है। अब अगर देखें बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे यहाँ से तो यहाँ से h आ जाएगा 625/20 और इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 31.25 मीटर। मतलब ये हाइट होगी जो दोनों बॉडी मिलके या दोनों सिस्टम एक बनकर हाइट जो काम में लेंगे या जिस दूरी तक ये ऊपर जाएंगे वो होगी 31.25 मीटर। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सवालों में हम इनिशियली केस नंबर 1 में तो चाल निकाल लेंगे संवेग संरक्षण से और फिर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से COME लगाकर हम उस पे उसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं कि दोनों मिलके कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। दूसरा केस देखते हैं इसका। दूसरा केस है कि यदि गोली ब्लॉक से बाहर निकल जाती है। मतलब पहले केस मैंने आपको बताया, पहला केस क्या था कि जैसे ही गोली टकराई ब्लॉक से, टकराने के बाद दोनों एक की निकाय बन गए और ऊपर साथ साथ गए। दूसरा केस बन सकता है कि टकराई और आर पार निकल गई बुलेट और इस प्रकार से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाता रहेगा और बुलेट जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो उसको भी मैंने एक सवाल से समझा रखा है कि 10 ग्राम की एक गोली 500 मीटर पर सेकंड की चाल से, अब गोली का मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम की एक गोली 500 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती हुई 2 kg के ब्लॉक से टकराती है। ठीक है भाई, अब ध्यान देना कि यदि गोली 100 मीटर पर सेकंड की चाल से ब्लॉक से बाहर आ जाती है, मतलब अब ब्लॉक में फंसी नहीं है, ब्लॉक से बाहर आ गई है, कि यदि गोली 100 मीटर पर सेकंड की चाल से ब्लॉक से बाहर आती है तो गोली के बाहर आते समय ब्लॉक का वेग क्या होगा, कि जैसे ही गोली बाहर आएगी तो उस ब्लॉक का वेग क्या रहेगा। मतलब ये पूछ लिया हमसे पहला कंडीशन या फिर कहूँ पहला कंसेप्ट जिसमें हम COLM का प्रयोग करेंगे। और दूसरा प्रश्न है कितनी ऊंचाई तक ब्लॉक जाएगा और ये भी बताइए। तो कितनी ऊंचाई तक ब्लॉक जाएगा वो भी हमें बताना है। तो ये दूसरा कंसेप्ट आ गया। पर डायग्राम देखते हैं बेटा। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो गया कि 2 kg का एक ब्लॉक जो इनिशियली बेटा विराम अवस्था में है, एक बुलेट आई 10 ग्राम की 500 मीटर प्रति सेकंड से, ये इससे टकराएगी बेटा। टक्कर होने के बाद क्या हुआ कि ये बुलेट तो निकल गई आगे कितने से 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ये 2 kg का जो ब्लॉक है लेट्स सपोज उसको v स्पीड मिली और ये इस v स्पीड से इस प्रकार से ऊपर जाएगा। मैंने मान लिया कहीं यहाँ पर जाकर इसका वेग 0 हो जाएगा, तो मान लीजिए वेग v1 मान लेते हैं, और जो ये हाइट है बेटा, ये जो हाइट है ये हाइट है h। तो सवाल मुझसे ये h पूछना चाह रहा है। तो सवाल कह रहा है कि बताइए h क्या होगा और वो v जो इनिशियली इस ब्लॉक को मिलेगी टक्कर के बाद वो क्या होगी। तो अगेन वही चर्चा करें बेटा कि अगर दोनों को निकाय मान लेंगे तो क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल नहीं होगा, तो COLM का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एक निकाय बना लेंगे तो नो क्षैतिज
एफ एक्सटर्नल। किसी प्रकार का कोई क्षैतिज एफ एक्सटर्नल नहीं है तो CULM लगा लेते हैं। CULM लगाएंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, CULM लगाएं तो CULM का कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों का इनिशियली बराबर दोनों का फाइनली। इनिशियली बात करें तो 10 ग्राम में है तो 10/1000 गुणा 500, और बेटा ब्लॉक तो है रेस्ट पे तो उसका है 0, वो हमने लिखा नहीं है, बराबर। बाद में क्या हुआ है, अब बाद में पहले तो क्या हो रहा था, पहले दोनों एक ही बन रहे थे। देखिए पहले वाले केस में दोनों एक ही बॉडी बन गई थी 2B। इस वाले केस में ऐसा नहीं है। इस वाले केस में बुलेट जो है बेटा वो अलग निकल गई है। इस प्रकार से बुलेट निकल गई अलग 100 मीटर पर सेकंड से। तो 10 ग्राम की बुलेट है 10/1000 गुणा 100 प्लस इसकी रफ्तार कितनी मान ली 2B। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अब मुझे पता है कि नीचे इसमें क्या आएगा, एक 0 और बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये 0 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें काटा पेटी मचा लेते हैं। तो देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ पर भी 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो यहाँ क्या बचा बेटा 2B और यहाँ क्या बचा 5। ठीक है, तो 5 - 1 क्या हो गया 4, 4 बराबर 2B। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे, यहाँ बचा होगा 5 दैट इज बराबर 1 + 2B। सो सॉल्व करेंगे तो V बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 4/2। तो V आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वो चाल आ गई है जो ब्लॉक को मिल गई होगी टक्कर के बाद। अब 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जो ये ब्लॉक है इसको 2 मीटर पर सेकंड चाल मिल गई है यहाँ पर इस प्रकार से। अभी इस प्रकार से स्पर्श रेखा की इनिशियल जो चाल मिली है इसको स्पर्श रेखा के अनुदिश इस चाल से ऊपर जाएगा और जब तक जाता रहेगा तब तक इसकी पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित ना हो जाए। तो सेकंड में यही है बेटा कि ये जो प्रश्न था इसमें जो V थी इस V के साथ ये ऊपर जा रहा था। मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं गया, यहाँ इसकी जो रफ्तार है वो ये रेस्ट पे आ गया है, तो इसकी जो ये हाइट है वो मुझे निकालनी थी। तो हाइट कैसे निकालो, सिंपल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दूं जिसको मैंने COME बोला था। इस नियम को लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि 12 mv² वो बराबर हो जाएगा mgh के। पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अब देखिए बेटा, तो 12 × m का मान रखते हैं 2, v का स्पीड आता है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर m का मास 2 × g × h। इसको सॉल्व कर लें तो देखिए बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा बेटा 10h और ये हो जाएगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10h डिवाइड बाय क्या बच जाएगा 10h बराबर। सॉल्व कर लें ढंग से तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ क्या बचा अब 2 और इस 2 कट गया 2 बच गया। तो क्या बच गया 2 बराबर 10h, तो h क्या आ गया बेटा 0.2 मीटर। तो ये वो हाइट आ गई जिस हाइट से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि दोनों कंसेप्ट आ जाते हैं। मतलब ये अच्छे प्रश्न होते हैं क्योंकि इसमें पहले जो प्रश्न होता है उसमें हम जो कंसेप्ट काम में लेते हैं वो CULM का प्रयोग में करते हैं क्योंकि बाह्य जो है बल है वो दिशा में 0 होता है, और दूसरा जो कंसेप्ट हम काम में लेते हैं वो लेते हैं COME यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो इसलिए ले पाते हैं क्योंकि यहाँ लगने वाले जो बल हैं वो केवल संरक्षी बल हैं या फिर कहीं संरक्षी बल ही केवल कार्य कर रहे होते हैं। तो पूरी की पूरी जो गतिज ऊर्जा है वो जब तक स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगी पार्टिकल ऊपर जाता रहेगा। तो बेटा तीसरा एग्जाम्पल है विराम अवस्था पर बम का विस्फोट, जिसे हमने इंग्लिश में बोला है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट रेस्ट। मतलब जैसे कोई बॉम्ब है बेटा वो रेस्ट पे है इनिशियली, तो अगर उसके अंदर इंटरनली कोई विस्फोट हो जाएगा तो उसमें COLM किस प्रकार में हम लगाएंगे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन वो है बेटा डायग्राम कि एक बॉम्ब है बेटा इनिशियली, लेट सपोज ये m मास का है और इसको अपन ने एक निकाय मान लिया, एक सिस्टम बना रखा है। तो जैसे ये बम है तो जब ये विस्फोट हुआ होगा तो कुछ आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से हुआ होगा, इसमें इंटरनल आंतरिक कुछ बल लगे होंगे, उन बल के कारण ये विस्फोट हो गया होगा। परंतु अगर मैं दोबारा से इस पूरे m के इस पूरे बम को निकाय मान के रखूंगा तो मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि F एक्सटर्नल 0 होगा। अब अगर F एक्सटर्नल 0 होगा तो मैं कह सकता हूं कि मैं COLM लगाऊंगा। तो मैंने मान लिया कि बम इनिशियली रेस्ट पे था जो m मास का था, बाद में मान लो कि ये एक टुकड़ा गया इसका यहाँ पर, लेट सपोज बेटा ये m1 मास का है, एक टुकड़ा इधर गया, ये है m2 द्रव्यमान का, और तीसरा टुकड़ा कहीं यहाँ गया, ये हो गया m3 द्रव्यमान का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये m टुकड़ा m जो बम है वो रेस्ट पे है, अब वो टूट के एक गया P2 मोमेंटम के साथ, P2 संवेग के साथ ऊपर, एक गया है P1 के साथ इधर x दिशा में, और कहीं P3 गया है। अब हमें पता है कि अगर हमने पूरे को निकाय माना है तो बेटा हम कह सकते हैं कि निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा। अर्थात अगर पहले बम रेस्ट पे है तो बम का प्रारंभिक जो संवेग है बेटा वो इनिशियली 0 है,
तो बाद में भी तीनों का मिलके 0 ही रहने वाला है। तो वही लिखा हुआ है P1 सदिश प्लस P2 सदिश प्लस P3 सदिश बराबर 0 होना चाहिए। अब अगर बात करें बेटा यहाँ से P3 निकालने की, तो P3 क्या आ जाएगा माइनस ऑफ P1 प्लस P2। अब अगर मुझे परिमाण निकालना हो तो वो कैसे निकालें? तो देखो सिंपल सी बात सोचो बेटा, P1 और P2 के बाद ये जो कोण है बेटा ये 90 डिग्री का कोण है, और आप देखें तो ये P1 है और ये P2 है। इस P1 और P2 का जो सदिश योगफल का जो सदिश आएगा वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो जो P3 है आप देखो, जो ये P3 है ये इसके विपरीत दिशा में तो है, इसलिए ये आया P3 बराबर माइनस P1 प्लस P2। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो मुझे पता है कि अगर मैं P3 निकालता तो वो कैसे निकालता बेटा, सदिश के रूप में मैं निकालता। तो अगर मैं परिमाण निकालता इसका, तो परिमाण कैसे निकालता, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 90 डिग्री। भाई दोनों के मध्य P1 और P2 के मध्य एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो ये हो गया P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 cos 90। अब अगर देखें तो cos 90 वाली टर्म हो गई 0, तो यहाँ से जो P3 आ गया वो क्या आ गया बेटा, P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। और वो क्यों है, क्योंकि एज P1 इज परपेंडिकुलर टू P2। तो हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा वाला जो कण जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा कि उसका जो वैल्यू होगा या फिर वो सदिश जो होगा वो होगा माइनस ऑफ P1 सदिश प्लस P2 सदिश के योगफल के। ठीक बात है। अब कहानी कुछ ऐसे आती है कि बेटा हमें अगर वो एंगल में निकालना हो किस एंगल पे जाएगा, ये 36 से किस कोण पे जाएगा, तो उस कोण की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में देखें, मान लीजिए इस त्रिभुज को नाम दे दे, ये त्रिभुज को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया बेटा, ये कोण थीटा है। ठीक है, ये जो लंबाई है ये लंबाई ये P1 के बराबर ही हो जाएगी, ये P1 लंबाई है, और ये जो लंबाई है बेटा ये P2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ tan थीटा, क्योंकि ये परिमाण जो होगा वही इसकी लंबाई हो जाएगी, हम जानते हैं कि इससे सदिश की जो लंबाई होती है वही उसका परिमाण होता है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा, P2 बटा P1। तो यहाँ से अगर थीटा निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स P2 बाय P1। भाई इस त्रिभुज से देखेंगे तो tan थीटा आ जाएगा P2 बाय P1, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स P2 बटा P1। मतलब इतने एंगल पे 36 से तीसरा वाला जो कण है वो जाएगा। तो इस प्रकार से हम COLM लगाएंगे। ध्यान क्या रखेंगे कि COLM जो हम उपयोग में लेंगे तो हम सदिश के साथ लेंगे, सदिश के साथ ही संवेग को सुरक्षित किया जाता है, नहीं तो सवाल गलत हो जाते हैं। आगे देखें, अब अगर मान लो बेटा इसमें मैंने एक कोण निकाला था, ये थीटा था, और मैंने निकाला था जो tan थीटा निकल के आया था वो निकल के आया था P2 बटा P1। अब अगर मान लो मुझे निकालने हो कि ऊर्जा कितनी सुरक्षित हुई या फिर ऊर्जा कितनी निकली सुरक्षित, तो क्या ऊर्जा कितनी मुक्त हुई इस पूरी घटना में, तो वो निकालने हो विस्फोट मुक्त ऊर्जा। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा फाइनल माइनस गतिज ऊर्जा इनिशियल। गतिज ऊर्जा फाइनल कितनी हुई, P1 स्क्वायर बाय 2m1। मैंने जो यहाँ मास माना था बेटा वो कितना माना था, m1। इसके लिए द्रव्यमान जो माना था वो माना था m2, और इसके लिए द्रव्यमान माना था वो माना था m3। तो हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर बटा 2m1 प्लस P2 स्क्वायर बटा 2m2 प्लस P3 स्क्वायर बटा 2m3। ये कैसे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा में और संवेग में जो संबंध होता है वो होता है गतिज ऊर्जा बराबर P स्क्वायर बटा 2m। तो इसको मैंने उपयोग में ले लिया। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी बेटा, 0। तो जो विस्फोट में मुक्त ऊर्जा हुई वो कितनी आ गई, P1 स्क्वायर बटा 2m1 प्लस P2 स्क्वायर बटे 2m2 प्लस P3 स्क्वायर बटे 2m3। अगेन अगर आपका ये प्रश्न होता कि सर ये ऊर्जा कहाँ से आई होगी, मैं फिर बोलता कि विस्फोट में जो ऊर्जा आई है, विस्फोट में जो रसायन थे उनसे जो ऊर्जा मिली वो ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, अब कई बार प्रश्न हमसे पूछता है कि सर ये P3 जो मिला है, इस P3 का P1 और P2 से कितना कोण होगा। भाई ये जो कोण था ये तो हमने इस दिशा से निकाला माइनस x अक्ष से। अब कई बार पूछता है कि बताइए P1 से कितना इसका एक तरीके से कोण होगा और P2 से कितना कोण होगा। तो अगर मान लो मुझे बेटा P1 से कोण निकालना हो तो आप ध्यान से हम देखें, अगर अपन P1 से कोण निकालें तो P1 है बेटा यहाँ पर, P1 से कोण होगा ऐसा कुछ इस प्रकार से, ये कोण। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण तो हो गया पाई, और ये कोण हो गया थीटा का, हमको बोल सकते हैं पाई प्लस थीटा। अगर हम बेटा इसको इस प्रकार से देखें, ठीक है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये जो एंगल आया होगा ये कितना होगा, पाई प्लस थीटा।
मैं चाह रहा हूं कि मैं जो कोण लूं वो एंटी क्लॉकवाइज ही लूं। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज आपसे एंगल लूं तो ये एंगल आ जाएगा पाई प्लस थीटा। तो वही लिखा हुआ है कि P3 द्वारा P2 से बनाया गया कोण, पहले P2 से लिखा है, पहले हम P1 से देख लेते हैं। तो P3 द्वारा P1 से बनाया गया कोण वो कितना गया, पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि जो पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 180 डिग्री। या फिर मुझे और अच्छी तरीके से लिखूं तो मुझे लिखना चाहिए पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हो गया 180 प्लस थीटा, ये हो गया 180 और ये हो गया थीटा। ये किसका हुआ, P3 का P1 से। अगर इस P3 का P2 से ज्ञात करना हो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही, तो जरा देखिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये और ये। तो मैं कह सकता हूं, अगर और इसको थोड़ा ढंग से ले लूं तो इसके लिए कौन होगा, वो कौन हो जाएगा, ये वाला। अब अगर इस कोण की बात करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा ये कोण हो गया 90 पाई/2 और ये कितना हो जाएगा, थीटा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि P3 द्वारा P2 से बनाया गया कोण हो गया पाई/2 प्लस थीटा और ये कोण हो गया पाई प्लस थीटा। और ये दोनों कोण ही हमने किस तरीके से लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपसे कोण पूछता तो इसके लिए कौन आता, P1 का, P1 से जो आता कोण P3 का वो आता पाई प्लस थीटा। और अगर मैं P2 से पूछता तो वो आ जाता पाई/2 प्लस थीटा। और इस प्रकार से ये आ जाती विस्फोट में मुक्त ऊर्जा। तो इस प्रकार से हमने COLM को यहां पर यूज करना सीखा। तो चलिए बेटा, इस प्रकार से हमने आज का लेक्चर पढ़ा। आज के लेक्चर में मेन हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर यूं कहूं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझा और हमने देखा कि उसे किस प्रकार से हम उपयोग में लेते हैं। अगर हम पूरे निकाय को सिस्टम बनाते हैं या फिर निकाय को इस प्रकार से चूज करते हैं कि उसमें लगने वाले जो बल होते हैं वो आंतरिक बन जाते हैं, अर्थात बाह्य बल किसी दिशा में शून्य होता है तो उसी दिशा में संवेग संरक्षित होता है। फिर मैंने आपको एक तरीके से बताया था गन बुलेट के अंदर कि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग वस्तु का संवेग परिवर्तित हो जाए परंतु निकाय का संवेग सदिश के साथ बरकरार सेम ही रहता है। तो उसी बेस्ड बेटा कुछ होमवर्क है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 43 है, 2 है। थोड़ा शायद आपको लगे होमवर्क ज्यादा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान है, अगर आप करेंगे तो आपसे होंगे। अगर आपसे क्वेश्चंस ना बने तो दोबारा से इस वीडियो के क्वेश्चंस को अपने खुद कॉपी में करके देखें और अपनी गलतियों को पहचानें और फिर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ऑल द बेस्ट।